हाँ तो प्रिय बंधु, मैं आप लोग बता दूं, इस लेक्चर वीडियो में जो लेक्चर वीडियो मेटालर्जी का 4 ये है, 4 लेक्चर वीडियो है। इसमें मैं थोड़ा परामर्श आप लोगों को दूंगा कि आप लोग यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य ही अपने मित्रों में, अपने सगे संबंधियों में ज़रूर इसे शेयर करें ताकि वो इस वीडियो से लाभ उठाकर 12वीं के अच्छे से अच्छे प्रिपेयर कर सके। देखिए, लेवल में अच्छा खासा मैं दे रहा हूँ, एनसीईआरटी के फुल ही दूंगा। तो नीट हो चाहे आईआईटी जेई हो, किसी के लिए भी बात करें तो इससे क्वेश्चन आसानी से टच किया जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी का हर प्रश्न का मैं सलूशन दे रहा हूँ। ठीक है, मैं ये भी बात बताना चाहूँगा कि ये जो मेटालर्जी चैप्टर है, इसे नीट हो या आईआईटी जेई मेंस हमेशा एक प्रश्न पूछता ही रहता है। ठीक है, मैं एक बात और बताना चाहूँगा, अगर मैट्रिक का जो बच्चा आप लोगों के गांव घर में, जो आप लोगों के गांव घर में, शहर में, छोटे कस्बों में तैयारी करता हो, तो इस वीडियो को जरूर लिंक को आप शेयर करें ताकि वो वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 1 से देखे और वो अगर मन से इस चैप्टर को पढ़ लेता है तो 10 क्लास के महत्वपूर्ण एक चैप्टर का नाम है धातु अधातु, वो धातु अधातु चैप्टर को आसानी से कंप्लीट कर सकता है। वो इस बात को माइंड नहीं करेगा, इस बात को ध्यान नहीं रखेगा कि ये आईएससी का है, नहीं नहीं नहीं, अपनी बुक को मिलाएगा, अपनी बुक को मिला करके जो जो टॉपिक उसके बुक में है सारे टॉपिकों को इससे क्या करेगा, नोट कर लेगा। ठीक है, और नोट करके वो क्या करेगा, अपना याद करेगा क्योंकि लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगी, वो 10th हो या इंटर हो उससे कोई मायने नहीं रखता। इतनी मैं बात करता हूं कि ये सरल लैंग्वेज किसी को भी पसंद आएगा क्योंकि मैं लोकल एरिया से बिलोंग करता, मैं लोकल एरिया का शब्दों का इस्तेमाल करके इसमें एग्जाम्पल देता हूं ताकि हर किसी को समझ में आए। ठीक है, तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, और कहो जम कर पढ़े लोग, 2020 के एग्जाम में बेहतर करने के लिए एक सबक सीखो। इस साल आप लोगों ने देखा कि पूरे बिहार में एक हिमांशु कुमार ने क्या किया, अच्छा रैंक लाया, क्या पूरे बिहार में रोहतास जिला का एक लड़का ने लाया। तो इससे भी सीख ले सकते हो, आप लोग भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बशर्ते लगन, जज्बा और तुम में होनी चाहिए एक पढ़ने की इच्छा। ठीक है, यदि ये होता है तो तुम भी बिहार टप कर सकते हो, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हेल्प करने के लिए, हर क्षेत्र से मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ, बशर्ते उस का लाभ उठाने का प्रयत्न करें आप लोग। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर वीडियो में क्या बताने वाला हूं, टॉपिक आज का क्या चीज है, ये बात पहले विवरण दे देता हूं ताकि आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, आज मैं बताने जा रहा हूं वो है धातु कर्म। मेटालर्जी, क्लियर। पहले मेटालर्जी को कैसे, मेटालर्जी जो होता है ये धातु का कर्म जो होता हो, कितने प्रकार से कैसे कैसे करोगे, कौन कौन से कर्म करोगे इसको शुद्ध करने के लिए, शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए। तो धातु कर्म का मतलब ये होता है यानी शुद्धिकरण करके धातु, शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेना। सीधा बात बोल देता हूं, शुद्ध करके, शुद्धिकरण करके यानी प्योर मेटल को प्राप्त करना ही धातु कर्म कहलाता है। छोटी लैंग्वेज में बोल देता हूं, तो इसमें लैंग्वेज में ये छोटा पार्ट में मैं बताना चाहूंगा ये क्या है। पहला आप लोगों का ये पार्ट जो होगा वो है क्या चीज, आप लोगों को मैंने दे दिया उष्मीय धातु कर्म, यानी मतलब हीट करना होगा इसमें कुछ मिला करके, उष्मीय धातु कर्म, यानी इसको पायरो कहते हो। मेटलर्जी, पायरो मेटलर्जी। उसके बाद आता है विद्युतीय धातु कर्म नंबर 2 में, चलो रोमन में ही ले लेता हूं। विद्युतीय धातु कर्म, इसको कहते इलेक्ट्रो मेटलर्जी। और तीसरा जो होता है आपका ये हाइड्रो, इसको बोलते हो हाइड्रोमेटलर्जी।
हाइड्रोमेटलर्जी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये टॉपिक इतना पढ़ाने के बाद आप लोगों को तुरंत मैं पढ़ाऊंगा ये भी आप लोगों को चीज़, क्या चीज़ आप लोग जान ले ये चीज़ें, कि इसके बाद आप लोग को मैं पढ़ाने वाला हूँ वो टॉपिक क्या चीज़ है ये आप लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये बता दूँ आप लोगों को कि इसके बाद मैं पढ़ाने वाला जो हूँ वो क्या है, अयस्कों का सांद्रण पढ़ाने वाला हूँ। क्या, अयस्कों का सांद्रण यहाँ देता हूँ। अयस्कों का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कहो या ड्रेसिंग ऑफ ओर्स कहो, ड्रेसिंग ऑफ ओर्स। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी तो जान लिया जाए। ड्रेसिंग ऑफ ओर्स में कौन कौन प्रकार होगा, प्रकार जानना जरूरी है प्रिय बंधु। ठीक है, तो देखिए इसके प्रकार में सबसे पहले भौतिक प्रकार मैं बता देता हूं। ये दो प्रकार का होता, ये भी यहीं पे दिखाना चाहूंगा, रुक जाइए, वेट कर लीजिए थोड़ा सा। यहां देखिएगा ये दो प्रकार होता है। एक होता है भौतिक, भौतिक विधि, अयस्कों के सांद्रण के भौतिक विधि यानी फिजिकल मेथड, और दूसरा होता है रासायनिक विधि, रासायनिक विधि, केमिकल मेथड। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विधि को। तो भौतिक विधि में कौन कौन पढ़ेंगे ये डाटा मैं ऐसे खींच कर लाता हूं, देखिएगा। ठीक है, तो पहला इसका पार्ट दिखाता हूं आप लोगों को, देखते जाइए, कोई बड़ी चीज नहीं है प्रिय बंधु, ध्यान रखना। देखो, हाथ से चुनना, हाथ से चुनना, लिख देते हैं चुनने की विधि, ये पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट कह सकते हो मेथड्स ऑफ हैंड पिकिंग, बाय, क्या लिख सकते हो, बाय हैंड पिकिंग मेथड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, इसके बाद आप लोग को मैं बताऊंगा ग्रेविटी सेपरेशन, गुरुत्व पृथक्करण विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन हिंदी नहीं, अब इंग्लिश नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं डेटा में लिख चुका हूं अपना। ठीक है, और लास्ट होगा आपका यहाँ, मैं माफ कीजिएगा, आज के यहां पे बात करें तो चुंबकीय पृथक्करण विधि, पृथक्करण विधि। अब इतने विधियों को मैं आज समझा रहा हूं और जितना लिखवाना होगा लिखवाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में ला देंगे। क्लियर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए पार्ट वाइज समझाने का काम कर रहा हूं। देखिए धातु कर्म क्या होता, पहले धातु कर्म को समझा दें। सबसे पहले ये बात होता है क्या चीज, कि इसमें क्या होता है, पहले अयस्क आएगा कहीं से। ठीक है, तो अयस्क आएंगे तो अयस्क में पूर्ण मेटल नहीं होते हैं, उसमें ऑक्साइड, हाइड्रेट जैसे अशुद्धि होती है। ठीक है, और इस जो अयस्क आता है, अयस्क में क्या करोगे, पहले अयस्क में क्या करोगे, उचित अवकारक मिलाओगे, रिड्यूसिंग रिएजेंट जिसको बोलते हो, तो क्या मिलाओगे, अवकारक। ठीक है, और जब इसमें मिश्रित करके इसे हीट करोगे, ठीक है, और हीट करके जो धातु प्राप्त करोगे, यही प्रक्रिया तुम्हारा अयस्कों का सांद्रण कहलाती है। ठीक है, एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, यानी अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, समझ में आ गया, अयस्कों के सांद्रण की विधि जो होती है वही कहलाती है क्या चीज, यानी धातु कर्म कहलाता है। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं, फिर से एक बार सुनिए, कोई बड़ी चीज नहीं है, एक बहुत छोटे पार्ट में मैं बात करने जा रहा हूं, ये बात ध्यान में रखनी होगी आप लोगों को, कि बस इतना ही बात करना है। एक डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हो
कि अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के पूर्व, अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के पूर्व धातु के शुद्धिकरण की प्रक्रिया, यानी धातु के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो अपनाई जाती है, जो उपयोग में लाई जाती है, उसी को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए, या तो गर्म करके, न तो वैद्युत अपघटन विधि द्वारा और नहीं तो जल द्वारा। ठीक है, यानी कि जल द्वारा का मतलब उसे लिक्विड बना करके। इस टर्म में क्या किया जाता है, इसको अलग अलग किया जाता है। तो अब इसमें यह पढ़े हम लोग कि ऊष्मीय धातु कर्म क्या है। तो पहले अयस्क लाओगे, अयस्क को लाकर उसमें क्या करोगे, उनके धात्विक ऑक्साइड अयस्क में उचित अवकारक को मिलाकर मिश्रण तैयार करोगे। देखो, याद करो, लाया, मान लो क्या किया मैंने, कहीं से अयस्क को ला दिया, ये अयस्क रहा। ठीक है, चलो अयस्क को लाया, इसमें उचित अवकारक मिलाऊंगा, अवकारक रिड्यूसिंग, जो इसको रिड्यूस कर सके, अलग कर सके, हटा सके, मिलाया। और मिला करके तब इसको क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे। क्या करेंगे प्रिय बंधु, बोलो, इसे हीट करेंगे। ठीक है, और जब हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें से ऑक्साइड जो होता है वो बाहर हो जाएगा और मेटल जो होगा क्या होगा, रिड्यूस होकर अलग हो जाता है। ये जो अयस्कों की जो शुद्ध करने की कह सकते हैं, शुद्ध किया जाता है या शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है, ये कहलाता है विद्युतीय धातु कर्म कहलाता है, ऊष्मीय धातु कर्म कहलाता है। यानी मतलब ऊष्मा के द्वारा, यानी सबसे पहले ओर्स को लाओगे, अयस्क को लाओगे, उसमें उचित उसके आवश्यकता के अनुसार अवकारक को मिलाओगे और अवकारक मिलाकर प्रिय बंधु उसे क्या करोगे, मिश्रण को हीट करोगे, उष्मा दोगे, गर्म करोगे, तो उसमें से ऑक्साइड जो होते हैं वो बाहर हो जाते हैं और शुद्ध मेटल क्या होता, अलग हो जाता है। इससे यानी शुद्ध मेटल प्राप्त करने की जो ये प्रक्रिया है, इसी को आप कहते हो ऊष्मीय धातु कर्म। क्लियर हो गया। अब रह गई विद्युतीय धातु कर्म की बात की जाती है, तो इसमें भी वही बातें करना होगा। सबसे पहले तुम अयस्क को लाओगे और उसको गलित, यानी मतलब क्या करोगे, इसमें अयस्क जो होता वो गलित अवस्था में होता है, यानी गलित अवस्था में या तो क्लोराइड या तो अपने ऑक्साइड के स्टेट में होता है और उसे वैद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है और वैद्युत अपघटन के क्रिया द्वारा तुम्हें क्या होता, वैद्युत अपघटन के क्रिया द्वारा तुम्हें क्या होता है, उसमें से क्लोराइड और ऑक्साइड क्या होते, बाहर हो जाते हैं और शुद्ध मेटल तुम्हें प्राप्त हो जाता है। ये जो प्रक्रिया कहलाती है विद्युतीय कहलाती है। मतलब आप लोग हाइड्रोलाइसिस करते हो ना, जानते हो ना कि मेटल या मतलब उसके कंपाउंड रहेगा जब हाइड्रोलाइसिस, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गई, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो सोडियम क्या होता है प्लस में और क्लोरीन क्या होता है माइनस में टूट जाता है। और सोडियम क्या करता है, अपने आयन को यानी अवकरण, यहाँ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग कर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वहाँ पे, और मेटल में क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही अवकरण विधि इसमें अपनाई जाएगी। इसमें वही क्रिया होगी प्रिय बंधु कि ये जो होता है, जो अयस्क जो होगा अपने धातु के साथ गलित अवस्था में होगा, तब तुम क्या करोगे, विद्युत अपघटन की क्रिया कराओगे और मेटल क्या होगा, वो टूट जाएगा और टूट कर क्या होता है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होकर अलग हो जाएगा। ये जो मेटल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है, यही विद्युतीय क्या कहलाता है, प्रक्रिया विद्युतीय धातु कर्म कहलाता है। और हाइड्रो की बात करते हो, देखो जिस मेटल होता है उसी का लवण होता है। ठीक है ना, जिस मेटल होगा, जो मेटल होता है उसी के लवण होते हैं, उसके लवण के जलीय विलयन का उपयोग कर धातु प्राप्त किया जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है मुन्ना कि अगर मेटल फेरस लिए हो तो फेरस का ही क्या होगा,
फेरस का ही लवण होगा, सल्फेट हो या मतलब कार्बोनेट हो, जो भी हो, वो क्या होगा, उनके ही जलीय विलयन रहेगा और उस जलीय विलयन से क्या कर लेते हो, मेटल को प्राप्त कर लोगे। ये जो होता है हाइड्रोधातु कर्म। यानी हाइड्रोधातु कर्म में ध्यान रखनी होगी, हाइड्रोधातु कर्म जो होता है यहाँ जलीय अवस्था से ही प्राप्त किया जाता है। दैट मीन्स कि जिस मेटल को प्राप्त करना चाहते हो उसके ही लवण का जलीय विलयन होगा, तभी आप उस मेटल को अलग कर सकते हो, अर्थात नहीं तो फिर अलग नहीं होगा। और ये जिस धातु का मेटल और उसी के लवणीय जल का इस्तेमाल करके तुम उपयोग करके मेटल को प्राप्त कर लेते हो, तो इसको आप बोलते हो, जानते हो क्या बोलते हो, इसी को आप बोलते हो प्रिय बंधु हाइड्रोधातु कर्म यानी हाइड्रोमेटलर्जी। क्लियर, समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ से मैं आप लोगों को बताने जो जा रहा हूँ, जैसे इसमें अधिकतर बात करें तो इसमें हाइड्रोधातु कर्म के द्वारा कम क्रियाशील धातुओं का ही यानी कम यानी क्रियाशील धातुओं को ही सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। जैसे Ag हो गया, Au हो गया, Pt हो गया, ये सब जो कम क्रियाशील यानी कह सकते हैं निष्क्रिय जो मेटल होते हैं, उन्हीं मेटलों का यहाँ से किया जाता है। क्लियर। और वैद्युत अपघटन द्वारा जैसे करने की बात करते हो तो एल्युमिनियम हो गई, कॉपर हो गया, ठीक है, तो जिंक हो गया, ये सब लेड हो गया, ये सब धातुओं की बात करते हैं। तो ये सब धातु आप लोगों को करना पड़ता है क्या चीज़, इलेक्ट्रो यानी जिसको कहते हो वैद्युत यानी धातु कर्म के द्वारा, यानी वैद्युत अपघटन की क्रिया कराना ही पड़ता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जबकि वहीं लोहा की बात करते हो तो लोहा को उसमें धातु कर्म के द्वारा ही प्राप्त कर लिया जाता है, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस जब पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे, हिट करके उसमें उचित अवकारक कार्बन या कोक मिला करके उसको अलग अपचयन करके अलग कर लिया जाता है। क्लियर हो गया होगा प्रिय बंधु, ये बातें समझ गए होंगे। अब देखिएगा अगला ये आ रहा है क्या चीज, अयस्कों के सांद्रण एंड ड्रेसिंग ऑफ ओर्स क्या होता है ये भी जान लो। तो बस ये कुछ बड़ी चीज नहीं है। अयस्क में क्या होते बताओ, अयस्क में अशुद्धि होते हैं कि नहीं बताओ, अयस्क में अशुद्धि होते हैं। और इन अशुद्धियों को बाहर करने के लिए, निकालने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जो भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हो ना, उसी को क्या करते हो, अयस्कों का सांद्रण कहते हो। समझ में आया होगा मेरे बात, क्या बोल दिया मैंने, क्या बोला बताओ। मैंने इतना ही ना बताया कि अयस्क में क्या होंगे, गैंग होंगे, अशुद्धि। अशुद्धि को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए आप जिन वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करोगे, वो भौतिक विधि हो या रासायनिक विधि हो, उनके द्वारा यदि आप मेटल को क्या करते हो, ड्रेसिंग कर लेते हो, यानी मतलब कि शुद्ध कर लेते हो, तो इसको आप लोग कहते हो, इस प्रक्रिया को कहते हो क्या चीज, ड्रेसिंग ऑफ ओर्स, यानी अयस्कों का सांद्रण कहते हो। क्लियर हो गया। अयस्कों के सांद्रण में भौतिक विधियां में कौन कौन विधि, हाथ से चुनना आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तब मैं बताता हूं सरल एग्जाम्पल। कहीं आप लोगों ने देखा होगा धान कटता हुआ, जो पहले, अब तो हार्वेस्टर आ गई यार, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई जो कट कर रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा हाथ से जब कटिया होती है तो जो कटिया करने के बाद वो क्या होता है, खलिहान यानी बड़े से एक मैदान होती है, मैदान को साफ क्लीन करके लिपाई पोताई करके उसको अच्छा कर लिया जाता है। उसमें बोझा को यानी बांध कर ढेर को लाकर रखा जाता है। रखने के बाद उसको क्या कह रहा, ट्रैक्टर के द्वारा या पहले बैलों के द्वारा क्या कर घुमाया जाता था उस पर, है। घुमाने के बाद उसमें क्या होते हैं, धान के पैडी के छोटे छोटे पार्टिकल टूट जाते हैं, यानी मतलब उसके भूसी कहलाते हैं, है ना, कुटके, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल को कुटकेर या भूसी कहते हैं, ठीक है। और उसमें पुआल भी होते हैं, ठीक है, क्या होते, पुआल होते हैं, ध्यान रखना। तो पुआल को तो लोग झाड़ कर निकाल लेते हैं, फिर उसमें भूसी होता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको ऐसे रनिंग कराया जाता है। क्लियर है, तो मैं बताता हूँ, वेट करें थोड़ा सा। तो वही बात मैंने बोला, आप लोग क्या चीज बोला, देखिए कि भूसी होते हैं, पुआल होते हैं, तो पुआल को तो झाड़ कर लोग निकालते हैं। तो किससे, बड़े बड़े जो पुआल होते हैं, डंडे जैसे, उसमें खरपतवार होते हैं, उनको हाथ से लोग ऐसे करके निकाल देते हैं, है ना। तो वो निकाल लेते हैं तो क्या हुआ, पिकिंग द हैंड, हाथ से चुनना हुआ।
क्यों? क्योंकि वो स्पष्ट दिखाई दे रहा था, हाथ पर सेटिंग हो जा रहा, जिसके कारण वो आपको वो अलग कर लिया करते थे। क्लियर है? बट अब देखो, कुछ ऐसे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनको ओसाया जाता, ओसवन किया जाता, मतलब हवा उस पर दी जाती है। यानी बड़े बड़े फैन चलाया जाता है, और फैन में क्या किया जाता है, उसको ऐसे ऐसे किया जाता है, तो उसको ओसवन कहते हैं। ओसवन का मतलब होता है ये चीज़ कि फैन जो हो मूव करेगा और जिधर हवा मारेगा उसके डायरेक्शन में उसको गिराया जाता है पतले धार के साथ, और उसके साथ भूसी जो होती है, हल्की अशुद्धियाँ जो होती है बाहर होती है, और धान क्या होता है वहीं ढेर जैसा लग जाता है। क्लियर होता है? तो ये हो गया आपको बड़े बड़े कण जैसे होते। किसी भी अयस्क कहाँ से निकालते हैं? खनिज कहाँ से? देखो, अयस्क को खनिज से प्राप्त करते हो। खनिज कहाँ से प्राप्त होती है? पृथ्वी तल से प्राप्त होती है। और पृथ्वी तल से खनिज में मेटल के साथ में नाना प्रकार के बड़े छोटे पार्टिकल्स अशुद्धि के रूप में होते हैं। उसमें पत्थर, कंकड़, बालू भी होते हैं। तो बड़े बड़े कंकड़ों को तो हाथ से चुनकर अलग कर लोगे, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल को कैसे निकालोगे? तो दूसरी कंडीशन, हाथ से चुनने के बाद या तो चलनी को इस्तेमाल करोगे, चालोगे तो कुछ बड़े बड़े पार्टिकल निकल जाएंगे। समझ में आ गया? तो वही बातें मैंने बोला कि अयस्कों की, अब यहां हाथ से चुनने वाली विधि में डेफिनेशन दे सकते हो। अयस्कों की सांद्रण की वह विधि जिसमें अयस्क में उपस्थित बड़े बड़े अशुद्धियों को हाथ से चुनकर अलग कर लिया जाता है। अयस्कों की सांद्रण की यह विधि कौन सी कहलाती है? हाथ से चुनने की विधि कहलाती है। क्लियर हो गया? कुछ ऐसा भी देखा होगा कि चावल, आप लोग देखा हो गोडाउन होता है, गोडाउन, ठीक है, हर जिले में गोडाउन होता है। उसमें जाओगे तो ऐसे दूगो लेकर हिलते रहता है, ऐसे लेकर के उस पर चावल या गेहूं को लेकर। तो होता क्या चीज़ है? कंकड़ को बाहर करने के लिए, चावल को फ्रेश करने के लिए उसने क्या करता है? चलना का इस्तेमाल करता है। ठीक है, वो एक तार की बनी हुई होती है, छोटी छोटी होल्स होती है, उसमें से चावल चले जाएंगे और बालू के कंकड़ जो बड़े बड़े होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। समझ में आगे प्रिय बंधु? ये बात ध्यान रखना। आप लोग गोडाउन में जाकर देख सकते हो ऐसे ऐसे, या घर में देखा होगा महिलाएं आटा चालती है चोकर निकालने के लिए, उसमें से भूसी की तरह जो होता है बड़ा बड़ा पार्टिकल निकालने के लिए आटा को चालती है। तो चलनी से चालने की विधि हो गई। समझ में आ गया? जो हाथ से नहीं निकला वो चलनी से चाल दिया। अब हाथ से और चलनी से चालने के बाद भी अगर पार्टिकल नहीं निकलता है, बहुत लाइटी हल्की पार्टिकल होते हैं, तो एक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इस मेथड का, ये मेथड का नाम है ग्रेविटी सेपरेशन, गुरुत्व पृथक्करण विधि। यानी गुरुत्व बल उस पर काम करेगा और मेटल के साथ मेटल और भारी अशुद्धि पेंदी में बैठेगा और हल्की अशुद्धि वाटर के साथ बाहर निकलेगा। तो होता क्या चीज़ है मैं बताना चाहूँगा। देखो प्रिय बंधु, यहाँ मैं फिगर द्वारा आप लोगों को समझाना चाहूँगा। देखो, ये देखो एक बड़ा सा एक टैंक है, हौज है, बहुत बड़ी हौज ये है। मतलब हौज तो मैं बड़ा नहीं बना सकता, ठीक है। इसमें मान लो कौन, हाथ से चुनना, चलनी से चालने की विधि को तूने इस्तेमाल कर लिया, और करने के बाद इस टंकी में पानी भरा हुआ है, और उतना प्रोसेस करने के बाद, उतना ड्रेसिंग, हाथ से चुनने वाली, चलनी से चालने वाली ड्रेसिंग करने के बाद ओर्स को महीन करके इसमें डाल दिया, महीन चूर्ण, बारीक चूर्ण करके इसमें तूने डाल दिया। और इसमें क्या होते? पाद चक्र। पाद चक्र का मतलब कि पांव के द्वारा या कोई व्हील, मूवेबल कोई, इसमें जैसे आप लोगों ने देखा होगा मक्खन निकालने वाली मशीन को देखा होगा, या घरों में ऐसे होता है जो दही से मक्खन को निकाला जाता है ऐसे। या सबसे पहले ये भी बता दूं, दाल को देखा होगा, दाल को ऐसे ऐसे गोलाकार एक लकड़ी की बनी हुई एथी से ऐसे रन किया जाता है, हिलाया जाता है, ठीक है ना, उसको पूरा मथा जाता है, ठीक है। तो लोग देहातों में क्या बोलते हैं? मथनी बोलते हैं ना। समझ में आ गया? तो मथनी, यार समझ में आ रहा है ना, उससे क्या होता है? दही से मक्खन को निकाला जाता है। तो वैसे ही इसमें भी क्या होते हैं? वैसे फैन लगे होते हैं। क्या लगे रहते हैं? फैन, ऐसे बड़े फैन लगे रहते हैं, और इसको मोटर के द्वारा या किसी मूवेबल के द्वारा ऐसे जोड़ दिया जाता है। ये जब ऐसे रन करता है तो पूरे पानी को और अयस्क को क्या करता है? मिला देता है। क्या करता? मिला देता है। मिलाने के बाद कुछ पल छोड़ दी जाती है। छोड़ने के बाद देखते हो कि भारी अशुद्धियाँ और मेटल इसके पेंदी में बैठ जाते हैं, इसके पेंदी में बैठ जाते हैं, और पानी को यहाँ से क्या करते हो? तुम ऐसे लुढ़का देते हो। तो लुढ़काते हो तो लाइट ही हल्की जो अशुद्धि होती है, इम्प्यूरिटी जो होती है, गैंग जो होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। समझ में आ गया? बाहर निकल जाते हैं। और इसमें क्या होते हैं? हैवी मेटल और हैवी जो भारी मेटल जो होते हैं और भारी अशुद्धि जो होती है, उनके बारीक चूर्ण जो होते हैं, इस पेंदी में बैठ जाते हैं। समझ में आ गया? तो डायरेक्ट कह सकते हो
ग्रेविटी सेपरेशन जो होता है, ग्रेविटी सेपरेशन यानी अयस्कों का, यानी गुरुत्व पृथक्करण विधि जो है, अयस्कों की सांद्रण की वह विधि है जिसमें भारी अशुद्धियों को अलग, यानी भारी अशुद्धियों को अलग करने के उपयोग किया जाता है। दैट मीन्स कि भारी भारी अशुद्धियों को महीन चूर्ण कर देंगे और एक बड़े जल से भरे टंकी में ले जाकर महीन चूर्ण को व्यवस्थित कर पाद चक्र के द्वारा उसे मिलाया जाता है, घुमाकर मिला दिया जाता है। और तब फिर उसके तत्पश्चात क्या किया जाता है, टैंक में भरी पानी को, मिश्रण को धीरे धीरे गिराया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं, इसमें कंसंट्रेट यानी सांद्रित अयस्क और हैवी मेटल यानी भारी धातु और भारी अशुद्धियां इस पेंदी में बैठ जाता है और हल्की जो होती है वो क्या होती है, इसके साथ बाहर निकल जाती है। क्लियर हो गया। ये जो शुद्धिकरण कहलाती है यही ग्रेविटी सेपरेशन कहलाती है मुन्ना। अब आता है इसके बाद तुम्हें अब लौह अयस्क को अलग करनी है। इसमें लौह अयस्क को अलग करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लौह अयस्क भी है। ये आप लोग लौह अयस्क क्या होता, तो लोहा की लोहा जिसमें होता है, तो कुछ नहीं, 2 व्हील को लगा दो। आप लोगों ने आटा चक्की देखा होगा या कहीं थ्रेसर को देखा होगा, क्या होता कि उस पर क्या होती है, एक उधर मोटर में पुली लगी होती है, मूवेबल लगी होती है, और एक इधर थ्रेसर में लगी होती है, ठीक है, और पट्टा बेल्ट के द्वारा जोड़ दिया जाता है, रनिंग करने लगता है। तो इसमें एक जो पुली, एक पट्टे, एक जो पुली होगी, एक जो चक्का होगी, व्हील जो होगी, मैग्नेट की बनी होगी, चुंबक की, और एक किसी सब्सटेंस की बनी हुई होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें होता क्या चाहिए, जब पट्टे से होकर के अशुद्धि, जब सांद्रित ग्रेविटी सेपरेशन के बाद जो अयस्क प्राप्त हुआ है उस पट्टे से होकर गुजारा जाता है। जब पट्टे से होकर गुजारा जाता है प्रिय बंधु, तो जब वो मूव करती है तो वो जाती है कहाँ पे, वहाँ पे जाती है चुंबकीय यानी व्हील के पास, जहां मैग्नेट क्या करता है, लौह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर, अयस्क को खींच लेता है, और वहां पे ब्लेड लगी रहती है, ब्लेड लगता है, ब्लेड कट कर नीचे गिराता है, अशुद्धि को दूर फेंकता क्योंकि रन कर रहा है। क्लियर है। आप लोग को मैं दिखा भी सकता हूं फिगर के द्वारा, आप लोग देख भी सकते हो। ग्रेविटी सेपरेशन के बाद में मैग्नेटिक सेपरेशन को यूज किया जाता है, तो क्या होता है जरा देख सकते हो प्रिय बंधु, देखो जरा। देखो यहां पे क्या हो रहा है, यानी ये एक व्हील मैंने बना दिया आपका, एक ये व्हील है, ये एक चक्का हो गया, और एक बड़ी सी चक्का इसको मैं डाल देता हूं, ठीक है, ये एक बड़ी सी चक्का हो गई। चलिए, और इसको मैं क्या करता हूं, बेल्ट के द्वारा जोड़ देता हूं। थोड़ा सा इसको ऑफ लेना पड़ेगा। चलिए, तो घूम रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको बेल्ट से ऐसे जोड़ दिया, इस पे बेल्ट चल रही है, मूव कर रही है ये, ठीक है, ये ऐसे मूव कर रही है। और यहां पे मैं डग को व्यवस्थित कर रहा हूं ऐसे, ये इस प्रकार से है, इस बेल्ट पे आके आएगा, ठीक है। और यहां पे आप लोग जो अभी अयस्क को शुद्ध किए हो, इस अयस्क को इसमें डाल दो, ठीक है, यहां से ये जाएगा इस बेल्ट पर। ये मैग्नेट का बना है, चुंबक का, ये क्या है, M4 मैग्नेट, मैग्नेट का ये पुली है, व्हील है। जब यहाँ पे आएगा तो इस पट्टे से आने के बाद इस मैग्नेट पे आएगा। ये मैग्नेट क्या करेगा, यहाँ पे ब्लेड लगी रहेगी, यहाँ ब्लेड लगी है ना, जब ब्लेड कट करेगी तो यहाँ पे मेटल आ जाएगा, लौह मेटल कहाँ आ जाएगा, यानी लोहे की जो चूर्ण होती है, बारीक चूर्ण, इसमें आ जाएगा। और ये तेज चलती है तो इसको अशुद्धि को दूर फेंकेगा। अशुद्धि यहाँ पे आकर ढेर के रूप में क्या होती है, बटरा जाती है, ये बटरा जाएगी यहाँ पे। क्लियर हो गया, यहाँ पे बटरा जाएगी। तो इसी को बोलते हो क्या चीज, क्या बोलते हो, मैग्नेटिक सेपरेशन। यानी कह सकते हो कि सांद्रित अयस्कों के पिसे हुए महीन चूर्ण को क्या होती है, चलायमान यानी मूवेबल, 2 पुलियों को एक बेल्ट के द्वारा जोड़कर, ठीक है, जिसमें
एक पुली मैग्नेट की बनी हुई होती है। जब इन बेल्ट से होकर सांद्रित अयस्क को गुजारा जाता है, ठीक है, तो मैग्नेट की पुली लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर चिपका लेता है, जिससे ब्लेड के द्वारा क्या होता है, समय समय पर खुरच कर बाहर कर लेता था, अशुद्धियों को क्या करता, अपने से दूर फेंक देता है। ये जो होता है, यही अयस्कों की सांद्रण की विधि जो कहलाती है, वो कौन सी विधि कहलाती है, गुरुत्व पृथक्करण विधि कहलाती है। क्लियर हो गया होगा प्रिय बंधु, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देख, एक फेन पलवन विधि आता है, वो भी समझा देता हूं, ठीक है। देख लो फेन पलवन विधि क्या होता है। फेन पलवन विधि से क्वेश्चन ऑलवेज आया हुआ है, ये बात आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। फेन पलवन विधि के बात करें तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। देखिएगा, चलिए पहले मेरे को लिखवाने दीजिए इतना, ठीक है, उसके बाद आगे बात करूंगा, ठीक है। चलिए पहले धातु कर्म नोट करो। धातु कर्म, मेटलर्जी क्या है, उत्तर लिखो, क्वेश्चन हो गया, उत्तर लिखेंगे, ठीक है। बोलो, चलिए देखिएगा, कुछ करनी नहीं है बंधु, लिख सकते हो। क्या चीज, अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के पूर्व, अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के पूर्व, क्या लिखे, देखिए मैंने यही लिखा, अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के पूर्व धातु के शुद्धिकरण की, धातु के यहां लिख देता हूं प्रिय बंधु, धातु के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसे धातु कर्म कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बात और बता दूं, इसे प्रसाधन या सज्जीकरण भी कहा जाता है, यह भी जान लो। इसे प्रसाधन, जान लो, एनसीईआरटी का शब्द है, प्रसाधन या सज्जीकरण भी कहा जाता है। एक बात ध्यान रखना, क्यों ऐसा लिखवा दिया, कह देगा प्रसाधन क्या है तो क्या बताओगे, मेटलर्जी है, मेटलर्जी को ही प्रसाधन कहते हैं। ये सज्जीकरण क्या है, उसी को बोलते हैं, मेटलर्जी को ही बोलते हैं। इसलिए मैं लिख दिया कि आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, ये शब्द से समझ में आ गया। चलो ये भी मैं लिख देता हूं, ये बातें यहां से, यह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। हाँ तो देखिए, धातु कर्म हो गई। तो अब हम लोग इसके प्रकार, ये कितने प्रकार के, ये भी बता दिया मैंने, 3 प्रकार का होता, ठीक है। तो आगे इसका डेफिनेशन पार्ट 1 का देखते हैं, क्या चीज़ कौन है। तो पहला है धातु कर्म का परिभाषा, ऊष्मीय धातु कर्म।
पायरोमेटलर्जी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, लिखा जाए वैसे धातु कर्म जिसमें, वैसे धातु कर्म जिसमें वैसे धातु कर्म जिसमें धात्विक ऑक्साइड अयस्क में, वैसे धातु कर्म जिसमें धात्विक ऑक्साइड अयस्क में उचित अवकारक अपचायक भी बोलते हो, उचित अवकारक मिश्रित कर मिश्रण उचित अवकारक मिश्रित कर मिश्रण को गर्म करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को ऊष्मीय धातु कर्म कहते हैं। जैसे FeCuAl मत लिखो यहाँ पे, Zn जिंक etc कर लो। चलो आगे नंबर 2 में कौन है, तो है आपका विद्युतीय धातु कर्म। विद्युतीय धातु कर्म यानी इसको बोलते हो, बताओ धातु कर्म कौन सा, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेटालर्जी। यानी वैसे धातु कर्म जिसमें गलित धातु के क्लोराइड या ऑक्साइड को वैद्युत अपघटन के क्रिया द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त कर लिया जाता है, विद्युतीय धातु कर्म कहलाता है। जैसे वर्ग वन के तत्व धातु को लिख देते हैं, वर्ग 1 के धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम etc। चलो आगे, या वर्ग 2 के भी आते हैं इसमें, वर्ग 2 के भी तत्व यानी धातु। क्लियर है, वर्ग 2 के धातु में कौन कौन ले लो यहाँ पे, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, आगे etc कर लेता हूँ। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लो प्रिय बंधु, ताकि अगला लिखवा सकूं। ठीक है, मिटा दूं, चलो मिटाता हूं। ओके, मिटाया।
चलिए देखिएगा अगला, अगला नंबर थर्ड, कौन, पार्ट नंबर थर्ड। तो पार्ट नंबर थर्ड क्या है ये देख लीजिए, तीसरा पार्ट नंबर थर्ड हो गया आपका हाइड्रो। हाइड्रोमेटलर्जी, ठीक है। तो लिखो, डायरेक्टली इसमें लिख सकते हो, वैसे धातु कर्म जिसमें वैसे धातु कर्म जिसमें जिसमें धातु के निष्कर्षण में, यहां जिसमें ना लेकर जिनके लिख देता हूं वर्ड, बहुत बेहतर हो जाएगा। जिनके धातु के निष्कर्षण जिनके धातु के निष्कर्षण में उसके लवण के जलीय विलयन, निष्कर्षण में उसके लवण के जलीय विलयन लवण के जलीय विलयन का उपयोग कर धातु प्राप्त करने की विधि को हाइड्रो धातु कर्म कहते हैं। कोई दिक्कत? एक और बातें इसमें आप लोग बताऊंगा, इसमें कम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण किया जाता है। इस विधि द्वारा कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो एक जी, ठीक है, AU की बात करते हो, AU एवं ले लो ना AG, AU AG PT, चलो ETC कर देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत प्रिय बंधु? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में मेरी बात आ गई होगी इतना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। अब मैं आगे की बात करता हूँ, अगला जितना पार्ट समझाया हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देंगे, ओके, जिसमें अयस्कों के सांद्रण के टर्म्स जो हैं एक वीडियो में, नहीं तो बहुत लंबे वीडियो हो जाएगी, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में। डील मैंने कर दिया, वहाँ पे डायरेक्टली थोड़ा समझाऊंगा, उसके बाद लिखाना प्रारंभ कर दूंगा। कोई दिक्कत? चलिए धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.